नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लिव इन में रहते हुए कोई लड़की दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर सकती है। तो हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पर लिव इन में रहने वाले कपल में महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया। इसके बाद केंद्र ने, जो हमारी अथॉरिटी थी, हमारे जो कोर्ट है, उसने केंद्र से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्यों ऐसा हुआ और मामला आखिर क्या था। ठीक है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया कि क्या लिव इन में रहने वाले जो संबंध होते हैं, इसमें रहने वाली महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A दहेज उत्पीड़न के तहत पत्नी मानी जा सकती है, विशेषकर तब जब पुरुष पहले से विधिवत विवाहित हो तब। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने की थी तथा केंद्र सरकार से इसमें जवाब मांगा गया है कि केंद्र इस पे हमें जवाब देगा, बिकॉज केंद्र नीति तो बना नहीं रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस की संख्या की भरमार होती जा रही है। सो नाउ इट्स अप टू सेंटर, वो हमें बताए कि हम अब क्या करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर पॉलिसी नहीं है इसको लेकर के और हमारे पास केसेस आते रहते हैं, तो हम जजमेंट कैसे सुने। नाउ अब देखो होता क्या है। तो याचिका करता है डॉक्टर, इन्होंने 2000 में विधिवत शादी करी। आरोप है कि 2010 में दूसरी महिला से भी विवाह किया, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पूरी तरीके से अवैध हो जाता है, नहीं माना जाएगा, पहला ही माना जाएगा। दूसरी महिला ने 2016 में दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। अब आरोपी ने तर्क दिया चूंकि वैध विवाह नहीं है, इसीलिए धारा 498A लागू नहीं होगा। देखो कितना मतलब तेज ये इंसान है। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑलवेज सॉ दैट पीपल, ऑब्जर्व दैट पीपल, जिसके आप साथ रहना चाहती हैं, जिसके साथ आप रह रही हैं या जिसके साथ आप सोच रही हैं अपना घर बसाने के लिए। बिकॉज ऐसे लोग बहुत कीन होते हैं, बहुत तेज होते हैं, वो आपको ऐसा फील कराएंगे दैट वो जो कह रहे हैं या वो जो करते हैं दैट इज एवरीथिंग, और वो धीरे धीरे करके आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, सबसे आपको अलग कर देंगे, आपकी जॉब छुड़वा देंगे, आपके दोस्त छुड़वा देंगे, आपकी खुद की लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वो बस चाहते हैं कि आप उनके सराउंडिंग में घूमें ताकि कोई चीज़ ऐसी जो प्रॉब्लमेटिक हो वो ना आए, आपको कुछ ना पता चल पाए। अगर ऐसा किसी भी पर्सन के साथ आप रह रही हैं जो आपके साथ ऐसे बिहेव कराए कि उसने आपके दोस्त खत्म करवा दिए, उसने आपकी फैमिली खत्म करवा दी, आपकी जॉब छुड़वा दी है, आपके अपने जो ड्रीम्स, अपनी चीज़ें थी, सब कुछ खत्म कर दिया, जस्ट लीव दैट पर्सन बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर यू। भाई वो जो इंसान है वो इंसान मैं मानती ही नहीं हूँ, राइट। तो अब देखो यहाँ पर होता ऐसा ही है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। अब देखो प्रासंगिक कानून की अगर हम बात करें 498, ये क्या हो जाता है। तो मामला यहाँ पर ये है कि पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडनीय अपराध घोषित करती है ये धारा, यदि पति पत्नी की परिभाषा का दायरा विवाद का केंद्र है। लेकिन यहाँ पर ये तो मानना ही नहीं है, ये तो समझ गया कि क्रूरता हो रही है। अब मामला यह है कि पति पत्नी की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि शादी तो दोनों से करी है। वो लड़की जो है उसकी पहली शादी है, वो जो लड़का है उसकी दूसरी शादी है। अब बताओ यहाँ पर केस दर्ज होगा या नहीं होगा। तो ये मामला अब जाता है फंस। ठीक है, देखो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो एक समय में एक ही वैध विवाह हो सकता है। दूसरी शादी पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध मानी गई है। अब देखो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, विवाह जैसी प्रकृति का रिश्ता को भी ये संरक्षण देता है। पूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन संबंधों को सीमित परिस्थितियों में मान्यता दी है। संवैधानिक आयाम की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि जो न्याय के समक्ष समानता है वो सबकी है, अब वो चाहे कोई भी हो, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, एवरीथिंग। मतलब मैं उस सेगमेंट में आपको बता रही हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखें तो भाई इक्वल न्याय मिलना चाहिए इनको। तो धाराएं लेकिन दूसरी लगेंगी फिर, राइट। अब देखो राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव विद द डिग्निटी एंड राइट टू लिव विद द डिफाइंड लाइफ, तो इसका अधिकार है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। यदि लिव इन महिला को संरक्षण से वंचित किया जाए तो क्या ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। अब आर्टिकल 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय में लिव इन को जीवन शैली की स्वतंत्रता माना है, कि ये दोनों ही चीजें माना है कि ये तो आपकी जीवन शैली की स्वतंत्रता, आप रह सकते हैं, और दूसरा ये माना है कि भाई साहब कि कानून के समक्ष उस व्यक्ति को भी समानता हो जाती है। चलिए, न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी व्याख्या, ये मामला न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी व्याख्या की बहस को पुनर्जीवित करता है। क्या अदालत कानून की व्यापक व्याख्या कर सकती है। क्या विवाह की परिभाषा बदलना संसद का अधिकार क्षेत्र है कि वो विवाह की परिभाषा बदल दे, बिकॉज ये तो वो नहीं कर सकती है। इसके लिए फिर चाहिए केंद्र का ही इंटरफेयर, कि केंद्र ही इसमें भाई चेंज करे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे पास इसको लेकर के कानून है, और कानून में अगर बदलाव करना है तो फिर तो
संसद में बहस होगी, बिल लाया जाएगा, पास कराया जाएगा, तभी कानून में बदलाव संभव हो सकता है। चलिए, लिव इन संबंध वह व्यवस्था है जिसमें एक वयस्क स्त्री और पुरुष या तो दो वयस्क या बिना विधिक विवाह किए पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें साथ रहना, साझा जीवन यापन और पारिवारिक सदस्य संबंध शामिल हो सकते हैं, परंतु विवाह का औपचारिक और कानूनी पंजीकरण नहीं होता है। भारत में लिव इन संबंध अवैध नहीं है, लेकिन इनको विवाह की तरीके जो कुछ मान्यताएं हैं वो भी नहीं दी गई हैं। तो ये कह लो कि हम बीच वाला जो रास्ता है वो अपना लेते हैं इसके लिए। यानी कि कोर्ट ये कहता है कि ये है तो समान विवाह के, क्योंकि वैसे ही प्रवृत्तियां आप कर रहे हो, आप साथ में रह रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, एक दूसरे के खर्चे सारी चीजें देख रहे हो, बट द थिंग इज कि आप विवाहित नहीं हो तो हम वो दर्जा आपको नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में कहा है कि साथ रहना वयस्कों की निजी पसंद है, इसे अपराध हम नहीं घोषित कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विवाह की प्रकृति का रिश्ता को संरक्षण देता है, अर्थात लिव इन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिल सकती है। ध्यान दें, लिव इन को स्वतः विवाह का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर अदालत तय करती है कि ये संबंध जो है विवाह सदृश्य है, यानी कि विवाह के ही समान है। तो अगर घरेलू हिंसा होती है तो उसको संरक्षण उससे मिलेगा। लिव इन व विवाह में अंतर। विवाह कानूनी धार्मिक अनुष्ठान और वैधानिक अधिकार कर्तव्य स्पष्ट है। लिव इन तो औपचारिक विवाह नहीं है, अधिकार मुख्यतः न्यायिक व्याख्या और विशेष कानूनों से तय होता है। यहाँ पर संभावित प्रभाव, तो यदि सुप्रीम कोर्ट लिव इन पार्टनर को पत्नी की श्रेणी मान लेता है तो दहेज कानून का दायरा विस्तृत हो जाएगा, राइट। पारंपरिक विवाह की कानूनी अवधारणा प्रभावित हो जाएगी, महिलाओं के अधिकारों का व्यापक संरक्षण हो जाएगा, और बिगैमी और जो आपके अवैध विवाह मामले हैं इसमें जटिलताएं बढ़ सकती हैं। निष्कर्ष ये निकला कि ये मामला भारतीय पारिवारिक कानून और लैंगिक न्याय तथा संवैधानिक व्याख्या का संगम पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय ये निर्धारित करेगा कि क्या सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए कानून की व्याख्या विस्तारित की जाएगी या फिर पारंपरिक वैवाहिक ढांचे तक इसको सीमित रखा जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 490 है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो अभी ये मामला गया है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। वो जो अपनी चीज़ें बताएगी देन उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फाइनल डिसीजन करेगा कि भैया दहेज का केस चल सकता है या नहीं चल सकता है, क्योंकि महिला को संरक्षण का अधिकार तो है अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो। अब उसमें दहेज वाला कॉन्सेप्ट ऐड होगा या नहीं होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस मामले के साथ, जैसे इसका डेवलपमेंट होगा, क्या फाइनल डिसीजन निकला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी जो राय है इस मामले को लेकर के वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड अगेन थैंक्स।